मैंने नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। फटाफट से सारे शेर मेरे उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाए। कैसे हैं, जल्दी से आ जाए। ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी से सारे भाई जुड़ जाए, क्या चक्कर है आज। सारे के सारे साथियों को बेहद प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, संविधान का भाग 15 पर मैंने आपसे कहा था, कल 14 की बातें पूरी कर दी थी। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, उनकी बातें हमने पूरी कर दी थी और उन पर उनसे आगे बातें बढ़ाने हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। भाग 15 आपके लिए लेकर के आए हैं। केंद्रीय या संघीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल या नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन। हम उसी लिहाज से अपनी पॉलिटी, अपने संविधान को पढ़ रहे हैं जिस लिहाज से हमने शुरुआत में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था को, आपस में जो संबंध थे भारत के अंदर, उन्हीं संबंधों को बढ़ाए चले जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं संबंधों पर आधारित हम टॉपिक देख रहे हैं और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं। लोग इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि ये पल्ले नहीं पड़ते। दीपक सिंह, रुखसर खान, प्रिया यादव, दीप भाई, मोनू, साक्षी, जल्दी से सारे भाई मेरे जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं सभी को राम राम। तो बच्चे, केंद्रीय संघीय निर्वाचन आयोग की बात करूं, इसी को आप कहते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं? भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो मैंने कहा केंद्रीय या संघीय निर्वाचन आयोग की बात करें, सेंट्रल या नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, तो मेरे बाबू इसी को आप कहते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। पूछेगा संविधान के किस भाग के अंदर है, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और नेशनल इलेक्शन कमीशन फाउंड, तो याद रखना पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329। इसी को आप भारत का निर्वाचन आयोग बोले तो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मेरे बाबू लोगों, खास बात बताऊं आपको, खास बात यह है, कृति कुमारी, ठीक है, शिव कुमार प्रणाम भाई, चंद्रपाल, भोला, स्वीटी, अंकिता, ठीक है, इसी ये जो निर्वाचन आयोग है ये पूरे भारत का एक है। अब आपकी खोपड़ी के तार हिलेंगे जिन लोगों ने पॉलिटी पहले भी पढ़ी है। वो लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, हमने तो राज्य निर्वाचन आयोग भी चुना है, हमने तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी चुना है। तो बच्चे आपने सुना जरूर है, लेकिन वो चुनाव केवल और केवल स्थानीय निकायों के कराता है, लोकल अथॉरिटीज के चुनाव कराता है, पंचायतों के और नगर पालिका के, राज्य विधानमंडल के चुनाव नहीं कराता। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के चुनाव भी यही कराता है। इसलिए पूरे भारत का एक ही चुनाव आयोग है, याद रखना, पूरे भारत का एक है ये, इसलिए इसे भारत का निर्वाचन आयोग कह रहे हैं हम। पूरे भारत का एक, पूरे भारत का, पूरे भारत का एक है, पूरे भारत का एक है का मतलब, एक है का मतलब क्या है सर? एकीकृत है, एकीकृत। एकीकृत को क्या भी कह सकता हूं मैं? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। पूरे भारत का एक है मेरे बच्चे, इंटीग्रेटेड कहेंगे आप इसे। क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड आप इसे कहेंगे, एकीकृत कहेंगे।
मैंने कहा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि मेरे बच्चे संसद में जो लोकसभा वगैरह है, संसद में जो लोकसभा राज्यसभा है या राज्य विधानमंडल है, उनके चुनाव यही कराता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए कोई अलग से नहीं है निर्वाचन आयोग, यही संसद और राज्य विधानमंडल यानी संघ की विधायिका बोले तो संसद यानी आपका पार्लियामेंट, और राज्य की विधायिका क्या होती है सर? राज्य विधानमंडल बोले तो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लिखें, बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कराता है। स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव कराता है, इलेक्शन कराता है। ठीक है मेरे भाइयों, क्या कराता है? इलेक्शन कराता है। ठीक। भोला कुमार यादव जी, गुरुजी मैं पहली बार संविधान की क्या सर? यह भाग चुनाव आयोग को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने की शक्ति देता है। बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद उमेश यादव जी। ठीक है, तो ये बेसिक बात है आपकी भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में आगे बढ़े। ठीक। अब भारत में आप जानते हो लोकतंत्र है, और भारत में लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी दबाव में डालकर चुनाव जीत सकती है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, और यही भारत के लोकतंत्र का आधार है। इतनी बात है सर। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल, अरे परेशान ना हो, ये ट्रिब्यूनल की बातें बाद में आ जाएंगी। अभी मैं उस लिहाज से दीपेश त्रिपाठी आगे चल रहा हूं जो आपके संघ और राज्यों में आपस में जो मिलकर के काम हो रहे हैं ना, संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली के संबंधों के लिहाज पे अभी मैं चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमने जो चीज नहीं पढ़ी वो हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सब चीज पढ़ोगे आप। लेकिन अभी हम उस लिहाज से चीजें पढ़ रहे हैं कि हम एक दूसरे के जो टॉपिक हमने शुरुआत से शुरू किया था कि संघात्मक, एकात्मक, फेडरल और यूनिटरी, उसी को ज्वाइंट करते हुए उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम तलाशते जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतांत्रिक देश है मेरे भाई। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, याद रखना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब इस लोकतांत्रिक देश का जो आधार है वो है कि यहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है। कैसा चुनाव? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, यहां किसी के दबाव में चुनाव नहीं होता। ये नहीं कि कोई पार्टी अगर सत्ता में है तो वो दबाव डला देगी, ठीक है, प्रेशराइज कर देगी कि हमारी ही कैंडिडेट ज्यादा जीतने चाहिए, चीटिंग कराएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका जो आधार है वो है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रीली आपको इलेक्शन कराना है, बिना किसी प्रेशर के कराना है। और ये कराएगा कौन? ये काम है किसका? ये वर्क है किसका? ये वर्क है आपके इलेक्शन कमीशन का। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये जिम्मेदारी आपने किसको दी है भारत के अंदर? तो आप कहेंगे सर यही जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। यही जिम्मेदारी किसकी है मेरे भाई लोगों? यही जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की। इलेक्शन कमीशन बोले तो निर्वाचन या चुनाव आयोग। निर्वाचन से चुनाव कहते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। निर्वाचन से ही क्या कहते हैं? चुनाव। किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो भारत में निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी है कि भैया निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, फ्री इलेक्शन कराने हैं, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होने देना है, ठीक। जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है निर्वाचन आयोग को। अब भारत के अंदर निर्वाचन आयोग कैसा है? भारत के अंदर निर्वाचन आयोग कैसा है? भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसा है? तो भारत में इलेक्शन कमीशन जो है वो इंटीग्रेटेड है, साथ में सेंट्रलाइज है, ठीक। तो भारत के अंदर जो चुनाव आयोग है मेरे बच्चे, भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग की एकीकृत और केंद्रीयकृत प्रणाली को अपनाया गया है। प्रणाली को अपनाया गया है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है देयर इज integrated and centralized system found of election commission of India। ठीक है, भारत में कैसी प्रणाली अपनाई गई है? आप कहेंगे सर एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड और साथ में केंद्रीयकृत, सेंट्रलाइज। कैसा सिस्टम अपनाया गया है? इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज। सर इस वर्ड का मतलब क्या है? बेटा एकीकृत का मतलब है कि राज्यों का अलग से कोई निर्वाचन आयोग नहीं है। राज्यों में जो विधानमंडल के चुनाव हैं वो भी यही कराएगा, इवन संसद के भी यही कराएगा। मतलब यूनिटरी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। क्लियर? सर केंद्रीकृत का क्या मतलब है? केंद्रीकृत का मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन है कहां का? केंद्र का। केंद्रीकृत सेंट्रलाइज का मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन है कहां का? सर केंद्र का है, लेकिन साथ में एकीकृत भी है, इंटीग्रेटेड भी है, क्योंकि ये संसद के अलावा किसके भी चुनाव कराएगा? राज्य विधानमंडल के। इतनी बात क्लियर है? दोनों शब्द क्लियर है, ठीक, क्लियर है। अब बच्चे जो भारत का चुनाव आयोग है ये किस किस के इलेक्शन कराता है? देखिए, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जो आप लिखना चाहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बोले तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बोले तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद, संसद का मतलब हुआ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, कौन कौन आया? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, साथ में संसद है और राज्य विधानमंडल एटसेट्रा। इन सभी के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। ठीक है, अब ये जो संसद लिखा है ना मैंने, संसद में दोनों आ गए, संसद में दोनों आ गए, याद रखना। संसद में लोकसभा भी आ गई, संसद में राज्यसभा भी आ गई। राष्ट्रपति लिखी चुका हूं अलग से। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर में भी दोनों आ गए। विधानसभा तो हर जगह होती है और जहां जहां जिस जिस राज्य में विधान परिषद भी है तो वो भी आ गई, वो भी आ गई। राज्यपाल का इलेक्शन होता नहीं है, उसकी डायरेक्ट नियुक्ति होती है केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, एटसेट्रा के चुनावों का अधीक्षण, चुनावों का अधीक्षण, अधीक्षण समझते हैं बच्चे? कमिश्नरेट, कमिश्नरेट, अधीक्षण, कॉमा, निर्देशन, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन यानी डायरेक्शन कि कब होंगे चुनाव, कैसे होंगे चुनाव, किस तरीके से कराने हैं, और नियंत्रण करता है। ये काम करता है आपका निर्वाचन आयोग, ये काम करता है आपका निर्वाचन आयोग। अधीक्षण का मतलब है कि कमिश्नरेट, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन और नियंत्रण कौन करता है? तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके चुनावों का अधीक्षण करता है, कमिश्नरेट करता है, निर्देशन करता है, डायरेक्शन और साथ में नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? बोले इतनी बातें क्लियर है सभी साथियों को, मेरे सभी भाइयों को इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? इतनी बातों में अभी तक जितनी जानकारी दी बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जानकारी है अभी तक की। ठीक, अब एक चीज आपको यहां से देख करके समझ में आ रही होगी, जब मैंने शुरुआत में आपको यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट पढ़ाई थी, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था पढ़ाई थी, संघीय व्यवस्था, तो मैंने आपसे कहा था कि जहां जहां भी आपको ऐसा दिखाई दे कि केंद्र पावरफुल है, ठीक है, वैसे तो एकात्मक का मतलब होता है केवल राष्ट्रीय सरकार, लेकिन हमारे यहां कनाडा वाला संघ है, हमने संघ भी अपनाया है, लेकिन ऐसा संघ अपनाया है, ऐसा फेडरल अपनाया है जिसमें पावर किसको ज्यादा है? सेंटर को। ठीक है, केंद्र को मजबूती दी है। तो जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि सर केंद्र कोई मजबूत दिखाया जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो किसका प्रॉपर्टी है? वो यूनिटरी सिस्टम का प्रॉपर्टी है, वो एकात्मक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, एकात्मक शासन के गुण को दर्शा रहा है। क्लियर? अब यहां पे आप देखिए, राज्यों के जो विधानमंडल हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो आपके राज्य विधानमंडल है, उनके चुनाव भी कौन करा रहा है? सर चुनाव आयोग करा रहा है। कौन करा रहा है? चुनाव आयोग। वो भी कौन सा? सेंटर वाला। यानी कि कौन पावरफुल दिखाया जा रहा है यहां पे भी? सर सेंटर को पावरफुल दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये जो भारत का चुनाव आयोग है, ये जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो भारत का चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग है, बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किसकी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है? सर ये स्टेट के भी इलेक्शन यही करा दे रहा है। इसका मतलब पावरफुल कौन दिखाया जा रहा है? सर सेंटर को दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, ये भी किसको पावरफुल दिखा रहा है? सर सेंटर को पावरफुल दिखा रहा है, क्योंकि ये कमीशन सेंटर का है
और स्टेट के लेजिस्लेचर के इलेक्शन करा दे रहा है, राज्य विधान मंडलों के चुनाव करवा रहा है। इसका मतलब कौन पावरफुल है? सेंटर। कौन पावरफुल है? सेंटर। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी किसको शो कर रही है? दिस shows the property of unitary system। ठीक है भाई, यूनिटरी सिस्टम ये एकात्मक शासन के गुण को दर्शा रहा है। ये एकात्मक शासन के एकात्मक शासन के गुण को दर्शा रहा है। एकात्मक शासन के गुण को दर्शा रहा है या दर्शाता है, कर लीजिए सीधा। ये एकात्मक शासन के गुण को दर्शाता है, एकात्मक शासन के गुण को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाली लाइन एक बार और समझा दो शरीफ भाई। नीचे वाली लाइन में था अधीक्षण। अधीक्षण का मतलब होता है कमिश्नरेट यानी कि पूरी देखरेख करना। पूरी देखरेख कौन करेगा? चुनाव से रिलेटेड, इनके चुनावों से रिलेटेड पूरी देखरेख कौन करेगा? चुनाव आयोग। ठीक, पूरा डायरेक्शन भी कौन देगा कि कब होंगे चुनाव, कैसे होंगे चुनाव, किसको क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा, कैसे वोटर लिस्ट बनेगी, सब काम किसके? इसी के। ठीक, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। अगर कोई प्रत्याशी गलत काम कर रहा है, अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है और गलत काम कर रहा है, बेईमानी से चुनाव करा रहा है, तो उसके चुनाव पुनः रद्द कर सकता है ये, उसके इलेक्शन विलेक्शन सब खत्म। पूरा कंट्रोल भी इसी के हाथ में है। क्लियर है? चले ठीक, अब आपके दिमाग में जो चीज आ रही होगी सर, तो बहुत से बच्चे जो बिल्कुल ही हिसाब किताब गड़बड़ है जिनका, उनके दिमाग में फिर भी चल रहा होगा सर राज्य निर्वाचन आयोग हमने सुना तो है। तो बच्चे सुना है, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं सुना है? राज्य निर्वाचन आयोग, इसे हम यहां नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ेंगे जब हम पंचायत पढ़ेंगे। इसे हम यहां पर नहीं पढ़ते, इसे हम तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे पंचायत। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसे हम यहां नहीं पढ़ के कहां पढ़ते हैं? पंचायतों में पढ़ते हैं, पंचायतों में। और इसका आर्टिकल भी आपको वहीं मिलेगा। इसे आर्टिकल होता है पंचायतों में। कौन सा आर्टिकल? इसका आर्टिकल 243 वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। 243 आई होता है, क्या होता है? 243 आई होता है, क्या होता है? क्योंकि एक में राज्य वित्त आयोग होता है, 243 आई शायद के ही है। 243 के में होता है और इसे आप पंचायतों में पढ़ते हो। आर्टिकल 243 पंचायतों की होती है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये आपके लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब होता है स्थानीय सरकार के चुनाव कराता है। स्थानीय सरकारों के चुनाव कराता है। सर ये स्थानीय सरकारों का क्या सीन है? तो बच्चे आप इनको पढ़ेंगे। ये लोकल गवर्नमेंट जो हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के शुरुआत में 2 स्तर हुआ करते थे। हमारे यहाँ शुरुआत में गवर्नमेंट के 2 स्तर थे। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थी उसके 2 टायर थे, 2 स्तर हुआ करते थे, 2 टायर हुआ करते थे। एक कौन होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कौन होता था? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहां पर जो लोग बैठते हैं वो सांसद होते हैं। ठीक है ना, सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है,
और स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग पहुंचते हैं वो विधायक कहलाते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको समझा दे रहा हूं, विधायक। और इनको बैठाया किसने है, दोनों को ही सर पब्लिक ने बैठाया, किसने है, पब्लिक ने। ठीक बच्चे, हमारे यहां पर जो सिस्टम चलता है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। और ये कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। यानी जनता का है, जनता के लिए है, जनता द्वारा शासन है। जनता नहीं तो इनको चुना है, अब ये जनता के लिए शासन करेंगे। और जनता में के बीच में से आए हैं, मतलब जनता का शासन हो रहा है। क्लियर? लेकिन सोच के देखो, सांसद या विधायक कोई भी व्यक्ति हो, दिल से बताना, ये व्यक्ति आपको केवल चुनाव के समय पर दिखाई देते हैं। उसके समय पर आपसे बोलेंगे चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, सब बोलने आ जाएंगे, भाई बना लेंगे आपको। लेकिन चुनाव होते ही जैसे ही ये सांसद विधायक बन जाते हैं, उसके बाद आप इनसे 5 मिनट के लिए भी मिलना चाहेंगे अपने किसी काम के लिए, इनके पास समय नहीं है। कुछ के पास तो वास्तव में नहीं होता, चलो मीटिंग में जाना है, कुछ नौटंकियां, क्योंकि अपने आप को ऐसे समझने लगते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हो गए। इनको ये नहीं पता पब्लिक आपको 5 साल बाद जीरो बना देगी। पब्लिक आपको 5 साल बाद जीरो बना देगी, हीरो से जीरो बन जाओगे। ठीक है? क्योंकि डेमोक्रेसी है। आज सांसद हो, आज विधायक हो, 5 साल बाद नीचे उतार दिए जाओगे। ठीक है? अब पब्लिक को कोई काम है, पब्लिक को कोई काम है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 2019 में वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़े थे बीजेपी पार्टी से, और चुनाव में जीते भी थे, सांसद बने थे। लेकिन मेरे भाइयों, वो गौतम गंभीर जब कोई क्रिकेट मैच होता था, तो क्रिकेट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, तो वहां पर वो कमेंट्री करने पहुंच जाते थे, कमेंट्री। अब मान लो दिल्ली की जनता है, जो जिनके वो जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, जिन्होंने उनको चुना था, उनको कोई काम है अपने सांसद से। सांसद बाबू कहां है, सांसद बाबू ऑस्ट्रेलिया में है, क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। सांसद बाबू कभी इंग्लैंड में है, वहां क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। कभी न्यूजीलैंड में है, वहां क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। भैया, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, कहां भटक रहे हो, बेमतलब में भटक रहे हो। इस पब्लिक को काम है, वो काम कैसे होगा, इसकी बात को स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा? तब जाकर के गवर्नमेंट का थर्ड टायर जोड़ा गया, तब जाकर के गवर्नमेंट का थर्ड टायर जोड़ा गया, तीसरा स्तर जोड़ा गया, जिन्हें हम कहते हैं स्थानीय सरकार। जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार। जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट्स। तब जाकर के लोकल गवर्नमेंट्स आई थी। और ये लोकल गवर्नमेंट्स होती क्या है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं क्या, कौन कौन इसमें आता है, तो मेरे साथियों, ये दो होती हैं आपकी, ये दो होती हैं आपकी। एक होती है शहरी क्षेत्रों में, पहले ग्रामीण लिख लो। एक होती है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण यानी कि रूरल। रूरल में होती है पंचायत, रूरल में होती है पंचायत, रूरल में होती है पंचायत। पंचायत को हिंदी इंग्लिश दोनों में पंचायत ही कहते हैं। और एक होती है शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन रीजन में। अर्बन रीजन में होती है म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज बोले तो नगर पालिका, नगर पालिका। अब इन दोनों को जो आपने संविधान में अलग से लिखा है, मतलब संवैधानिक दर्जा दिया है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से मिला है, 73वें संविधान संशोधन 1992। जबकि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब से मिला, तो 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है? इनके चुनाव कराता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। बस इनके, लोकल गवर्नमेंट्स के। ठीक है? बस इनके चुनाव कराता है। पंचायत भाग 11, नगर पालिका भाग 12। भाई सब गड़बड़ हो जाएगा अवध भाई। भाग 11 नहीं, अनुसूची 11, शेड्यूल 11। ठीक है? शेड्यूल 11 पंचायत, शेड्यूल 12 नगर पालिका। भाग मत बोलो, नगर पंचायत जो भाग है वो पार्ट नंबर 9 है, भाग नंबर 9 है। नगर पालिका होती है भाग नंबर 9A, पार्ट नंबर 9A। थोड़ा
हल्की सी दिक्कत कर जाती है कभी कभी, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक। तो मैंने कहा केवल इनके चुनाव कराता है, बाकी आप देख लो भारत में जो राज्य विधानमंडल चल रहा है राज्यों के अंदर, उन तक के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करा रहा है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करा रहा है। तो हुआ ना यूनिटरी सिस्टम, बिल्कुल हुआ। यहां तक की बातें क्लियर है तो बोलिए, थम्स अप करें तब हम आगे चलें। चले, चलिए। अब बच्चे ये तो बैकग्राउंड की बात थी, अब आर्टिकल आपको पता है कहां से लेकर कहां तक है इसमें। सर आर्टिकल है 324 से लेकर 329। तो सबसे पहले 324 की बात करते हैं, बेसिक बात शुरुआत करते हैं इसकी। आइएगा, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में कई सारे इसके सब क्लॉज भी हैं, कई सारे इसके छोटे छोटे पॉइंट हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे उनको बारे में ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक बात कर रहा हूं कि 324 में लिखा क्या है। तो 324 में ही लिखा है मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। इसी में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बोले तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है मेरे भाइयों, क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग की बात लिखी हुई है, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। और यहां साफ बोला है कि चुनावों के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि निर्वाचन यानी चुनावों के, निर्वाचन बोले तो चुनावों के अधीक्षण, चुनावों के अधीक्षण, अधीक्षण का मतलब वही कमिश्नरेट, अधीक्षण पूरी अथॉरिटी किसकी है, इसी की है, अधीक्षण, निर्देशन इसी के डायरेक्शन पे होंगे चुनाव, यही चुनाव चिन्ह वगैरह बांटेगा, यही वोटर लिस्ट बनवाएगा, और नियंत्रण, और नियंत्रण का, नियंत्रण का चुनाव आयोग में निहित होना, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है ना, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग में क्या होना, निहित होना। यानी कि इस लाइन का मतलब मैं आपको सीधा समझाऊं, जो मैं अभी शुरुआत से जो रामायण जपता हुआ आ रहा था वही 324 में लिखा हुआ है कि भाई इलेक्शन का पूरा कमिश्नरेट यानी कि अधीक्षण, पूरी अथॉरिटी इसी की है, निर्देशन डायरेक्शन का राइट इसके पास है, कंट्रोल का राइट इसके पास है। और किस किस के निर्वाचन की बात है ये भी 324 में मेंशन है, ये भी 324 में मेंशन है। अगली लाइन में बोला गया है कि संविधान के अधीन रहते हुए, अब इसका पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, 324 का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि संविधान के अधीन रहते हुए, संविधान के अधीन रहते हुए, संविधान के अधीन रहते हुए यानी काम किसके अकॉर्डिंग ही करना है, संविधान के अकॉर्डिंग ही करना है, उससे ज्यादा पावर का यूज नहीं करना है, उससे ज्यादा पावर का यूज नहीं करना है। संविधान के अधीन रहते हुए संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के, संसद, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के, प्रत्येक राज्य विधानमंडल के, प्रत्येक राज्य विधानमंडल के
प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचन कौमा, इसके अलावा और किसका निर्वाचन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, ठीक है, के लिए निर्वाचक नामावली, ठीक, निर्वाचक नामावली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात तो सत्य है बच्चे, एकदम सत्य है गुप्ता जी, ठीक, बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है। एसएससी सीजीएल का तो नोटिफिकेशन गिर ही चुका है, 9 तारीख से फॉर्म आपके ऑनलाइन भी हो चुके हैं, और आपको पता भी होगा कि एजुकेशन को लोगों ने क्या ही बना रखा है, क्योंकि बच्चों के इससे केवल फीस ऐंठना उनका मोटिव रहता है, केवल और केवल फीस ऐंठना, ठीक है ना, दबा करके फीस लेते हैं, तैयारी के नाम पे आपके साथ बस क्या ही खेला होता है आप सभी लोग जानते हैं। भाई इस भारत देश के अंदर मैं एक सर्वे पढ़ रहा था और मुझे उस सर्वे को देख करके बड़ा ही कह सकते हो कि दुख सा भी हुआ, और ऐसा भी पाया कि हम पे जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा खुद फील होता है कि यार काश बड़ी गाड़ी होती, काश हम भी घूम फिर रहे होते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो एक सर्वे मैंने जब एक दिन पढ़ा तो उसमें बताया गया कि अगर आप भारत के अंदर 25,000 पर मंथ से ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करते हैं, 25,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करते हैं मंथली, तो आप भारत के जो कमाऊ लोग हैं, यानी कि जो लेबर पावर जिसको हम कहते हैं, जो सैलरी बना रही है, उसके 10% में शामिल हो केवल। यानी भारत की 90% कमाऊ जनसंख्या ऐसी है जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए महीने से कम है। 25,000 रुपए महीने से 25,000 तक नहीं कमा पा रहे हैं भारत के 90% कमाने वाले लोग, और उसके लिए पैसों की कीमत क्या होती होगी ये उसका घर चलाने वाला मुखिया ही जान सकता है, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो। एक व्यक्ति जिसके घर में, मैं अपनी खुद बताऊं, मेरे घर में पिताजी ने जीवन भर मेहनत की, हाईएस्ट कितने पैसे कमा पाए होंगे, अभी 3-4 साल पहले तक काम किया करते थे, उसके बाद जब से पैरों से लाचार हुए काम छोड़ दिया, तो 12,000 रुपए उनके बेटा हाईएस्ट पैसे बना पाते थे, हाईएस्ट 12,000 रुपए में उसने 2 बच्चों, उस पिता ने 2 बच्चों को पढ़ाया, उन्हें सक्षम बनाया, अपना पेट काट करके। 12,000 रुपए में आज कोई मुझसे कह दे कि भाई तू घर चला के देखा, नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। वो पिताजी ने कैसे चलाया वो पिताजी जाने, ठीक है ना, अपना पेट काटा, अपने लिए कभी कपड़े नहीं सिलाए, 2 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल हो गई, जब कभी मौका पड़ा चलो यार एक जोड़ी कपड़े अपने लिए भी सिला लेते हैं, बाकी हमारे खर्चों से ही निपट पाए। तब आटे दाल रोटी, आप देख रहे हो महंगाई कहां जा रही है, उसके लिए फीस क्या मायने रखती है। जब हम कहते थे पिताजी से कि पापा इस कोचिंग की फीस देनी है, तो पापा ये नहीं कहते थे, हमसे कुछ नहीं कहते थे, बस वो इतना कहते थे अच्छा ठीक है दे देंगे, लेकिन उनके दिमाग में उस फीस के लिए कितने रायते चलते थे ये वही जानते हैं। उनके दिमाग में चलता था कि यार कैसे इसकी फीस की व्यवस्था करूं, अब पढ़ाना तो है और फीस चाहिए इसके लिए, कैसे फीस की व्यवस्था करें। और फीस आप जानते हो हमारे टाइम पे ही, जो मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, और उस जमाने में ही मेरे टाइम पे 2012 में मैंने 12th की थी, तो 400-400 रुपए के हिसाब से 3 ट्यूशन पढ़ता था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और उसके बाद मैंने इंग्लिश का भी लगाया। तो भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि 1600 रुपए महीने फीस के ही जा रहे हैं, तो पिताजी बेचारे बड़े टेंशन में रहते थे। तो उस दौर को हमने देखा है। हम, ऐसा नहीं है कि हम बहुत रईस माँ बाप की संतानें हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, और हमने फील किया है कि फीस के अभाव में, मेरा भी मन था कि मैं बहुत कुछ बीटेक किया, बीटेक के बाद मेरा मन था कि भाई जाऊंगा दिल्ली जाकर के टेक्निकल की तैयारी करूंगा, लेकिन एक फीस के वजह से मैंने दिल्ली जाने का ड्रॉप किया, और आज जो मैं टीचर हूं वो फीस की वजह से ही हूं, क्योंकि पापा के पास उसके बाद में पापा ने
दिख गया मुझे, क्योंकि खुद फील हो जाता है बच्चे को कि यार पिताजी से अब नहीं हो पाएगा, कहना भी बेकार है। तो भाई दिख गया घर की समस्याएं हैं, घर पे इतनी दिक्कत चल रही है, पापा फीस नहीं दे पाएंगे, टेक्निकल कोचिंग 2-4 लाख की होती है, इतना पैसा घर में कहां से आया। तो तभी से फिर अपना खर्चा खुद उठाने लगे, कब मास्टर बन गए पता ही नहीं चला। यानी कि व्यवस्थाओं ने कब एक व्यक्ति को, एक मौज मस्ती वाले व्यक्ति को इस मास्टरी लाइन में घुसेड़ दिया, पता नहीं चला। तो इसी तरीके से दुनिया के रास्ते ऐसे ही बदलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आपके लिए कभी भी फीस आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी। आपको जो तैयारी करनी है करो, आपके दोस्तों को जो तैयारी करनी है करो, सबसे कह दो, सारे रिश्तेदारों में, सारे दोस्तों में ये बात पहुंचा दो। बाकी कंटेंट को लेकर के आपसे वादा है कि भाई मेहनत पूरी है। आप किसी से भी, चाहे कोई कितनी भी फीस क्यों ना लेता हो, आप किसी भी फीस लेने वाले से कंपेयर करके देख सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप किसी से भी कंपेयर करके देखें। अगर आप कहें कि जितेश सर संविधान मूल विधि आपसे बेहतर वो पढ़ा रहा है, तो भाई कह जाना। और ये मैं नहीं, ये हमारी पूरी टीम, पूरी कुमार एडुटेनमेंट की टीम इसी तरीके से मेहनत करती है, क्योंकि वो ये सोच के चलती है जो हमारे साथ हमने फील किया वो हमारा बच्चा फील ना करे, वो और कोई फील ना करे। जो दौर हमने देखा है वो हमसे जुड़ा हुआ अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरी जी जान लगा करके मेहनत करता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि आपके मिलने वाले जो भी हों, सभी से कह दो कि फीस के अभाव में कोई तेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस तू मेहनत करने में पीछे मत हटना, ये पढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 324 की बात थी। तो यहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के और साथ में निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली समझते हैं? निर्वाचक नामावली समझते हैं आप लोग? निर्वाचक नामावली का मतलब होता है मतदाता सूची, बोले तो वोटर लिस्ट, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट। और साथ में एक पॉइंट और मतदाता सूची तैयार करना, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना और चुनावों का अधीक्षण, वही कमिश्नरेट, नियंत्रण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में नियुक्त होगा। एक आयोग में संविधान ने खुद बोला है कि आप एक से ज्यादा आयोग बना ही नहीं सकते। आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 कहता है कि भैया वोटर लिस्ट और साथ में इनके चुनाव की सारी बातें, चुनाव चिन्ह देना, चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, किसको चुनाव के लिए वैलिड करना है, किसको इनवैलिड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, संसद का हो या राज्य विधानमंडल का हो, ये सारी चीजें एक ही आयोग कराएगा, एक ही आयोग, कोई दूसरा नहीं करा सकता। ठीक। बोला कुमार जी, गुरुजी गौतम सर के बारे में कुछ बताइए। तो क्या बताएं, गौतम सर तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बाकी आप बातें गौतम सर से खुद पूछ सकते हैं। बोला कुमार जी, बाकी क्या पूछना चाहते हैं? जुल्फों पे मत जाइए, पढ़ाते बेहतरीन है। हाँ, कहीं जुल्फें देख करके जुल्फिकार नाम मत रख दीजिएगा उनका। ठीक, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। मिलते हैं। हमारे ऑपरेटर साहब सो गए मेरा भाषण सुन के। देखिए, कैमरा इधर मैं घुमा नहीं सकता, नहीं तो इनकी तरफ कर देता। ये हैं, इन्होंने देखा कि भाई मास्टर स्पीच दे रहा है और सो जाते हैं। देखिए, सो रहे हैं। अब कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकते ना, नहीं तो दिखाई देते। चलिए, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।